इस वीडियो पर ध्यान दें। आप सैन्य इतिहास के 1000 सालों में कभी न देखी गई चीज देखने वाले हैं। आपने अभी रूसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करते देखा, पर एक बात है जो अधिकतर लोग नहीं समझते। वे दूसरे सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। कोई यूक्रेनी टैंक या पैदल सेना नजर नहीं आ रही। इन लोगों ने कुछ अभूतपूर्व किया है। उन्होंने एक मशीन के सामने सिर्फ 15 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया। इस ऑपरेशन ने वह कर दिखाया जो यूक्रेनी पैदल सेना की कई कोशिशों में नाकाम रहा था। और इसका यूक्रेन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि आपने अभी जो देखा वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। यह यूक्रेन के युद्ध मैदान की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। समस्या को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं आपको यह दिखाता हूं। देखिए, यूक्रेन सचमुच समय के खिलाफ दौड़ में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, यूक्रेन की आबादी पहले ही 42,50,000 से घटकर सिर्फ 37,90,000 रह गई है। यह 3 दशकों में लगभग 15 मिलियन लोगों की गिरावट है। पुतिन को यह पता है, इसलिए रूस एक सरल पर निर्दयी रणनीति अपना रहा है। इस रणनीति को 2 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है, शुद्ध घर्षण। दूसरे शब्दों में, वह रूसी सैनिकों को मरने के लिए भेजता रहेगा जब तक कि लड़ने के लिए कोई यूक्रेनी नहीं बचता। यह एक भयावह जुआ है जिसने रूस को 10 लाख से अधिक हताहतों की संख्या पार करवा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस प्रतिदिन लगभग 1000 सैनिक खो रहा है, और जाहिर है भले ही उसने कम सैनिक खोए हों। अनुमान है कि आक्रमण की शुरुआत से अब तक यूक्रेन की 4 लाख हताहतें हो चुकी हैं। तो भले ही भारी कीमत चुकानी पड़ी हो, पुतिन की रणनीति अब तक तो काम कर रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जो सब कुछ बदल देता है। यूक्रेन सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मनों को पकड़ने में कामयाब हो रहा है। यह उस घर्षण के तर्क को पूरी तरह से तोड़ देता है। और जानते हो, यही ठीक हो रहा है यूक्रेन के खार्किव शहर में। अब इससे पहले कि मैं समझाऊं कि यह कैसे संभव हुआ, मुझे तुम्हें दिखाना है कि इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के पीछे कौन है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह यूक्रेन की सबसे घातक और अभिनव इकाइयों में से एक का परिणाम था। मैं यूक्रेन की तीसरी अलग आक्रमण ब्रिगेड की बात कर रहा हूं। इस इकाई का इतिहास बहुत प्रभावशाली है। वे कीव की रक्षा में शामिल थे जब रूसियों ने लगभग राजधानी पर कब्जा किया था। उन्होंने खेरसोन की मुक्ति में भाग लिया। उन्होंने बखमुत की भीषण लड़ाई में भी भाग लिया। अवदीवका में उनका दावा है कि उन्होंने 1500 रूसी सैनिकों को मार डाला और 3500 को घायल किया। उनके बारे में यह एक मनोरंजक तथ्य है। इस ब्रिगेड के अंदर एक उप इकाई है जिसका नाम कोई संयोग नहीं है। इस कंपनी की एक पलटन को देउस एक्स माकिना कहा जाता है। इस नाम का शाब्दिक अर्थ है मशीन से आया भगवान। यही वह यूनिट थी जिसने खार्किव ऑपरेशन को पूरा किया था। आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया? आखिरकार आप अनुभवी रूसी सैनिकों को, जो एक मजबूत किलेबंदी में छिपे हुए हैं, रोबोट्स के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कैसे मजबूर करते हैं? इसका जवाब उन 15 निर्णायक मिनटों में छुपा है जो वहां घटित हुए। यहीं से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन रूसी सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाली चीज वो नहीं थी जो आप सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आए फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन।
ये वही कामिकाज़े ड्रोन हैं जिन्हें आपने यूक्रेन युद्ध में देखा है। इन्होंने रूसी पोजीशन पर हमला किया और अफरा तफरी मचाई। फिर इस कहानी का मुख्य किरदार आया, एक यूक्रेनी ग्राउंड रोबोट टार्गन उनके। कुछ ने इसे गलती से ट्रोइका बताया था। ये पूरी तरह यूक्रेन निर्मित रोबोट था, जिसमें 22.5 किलो TNT लदा था। यह 3 एंटी टैंक माइंस के बराबर है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि यह रोबोट मिट्टी के रास्ते से रूसी खाई की ओर जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, इसके बड़े और मोटे टायर हैं। केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर धातु के पिंजरे में विस्फोटक सामग्री सुरक्षित रखी गई है। जब यह फटता है तो एक विशाल आग का गोला बनता है जो रूसी स्थिति को पूरी तरह से निगल जाता है। अब एक पल रुककर एक बात पर ध्यान दें। पहला विस्फोट आश्रय को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। रूसी सैनिक बच गए और इसी क्षण रोबोटिक युद्ध की मनोविज्ञान ने अपनी विनाशकारी शक्ति दिखाई। यूक्रेनी ऑपरेटरों ने कुछ ऐसा किया जिसने उन सैनिकों का मन तोड़ दिया। उन्होंने दूसरा रोबोट भेजा और फिर आसोभेर को चौंकाने वाला हुआ। मिशन में शामिल ड्रोन ऑपरेटरों में से एक ने कहा, उन्होंने यानी रूसियों ने समझ लिया कि हम उसे फिर से उड़ाने वाले हैं और बहुत जल्दी उन्होंने तख्ती दिखा दी। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। ये रूसी सैनिक किसी इंसानी दुश्मन का सामना नहीं कर रहे थे जिसे वे रोकने, धोखा देने या पलटवार करने की कोशिश कर सकते थे। वे यांत्रिक विनाश का सामना कर रहे थे। एक निर्दयी मशीन लगातार आ रही थी, एक के बाद एक, जब तक उन्हें पूरी तरह नष्ट न कर दे। उन्हें पता था बचने का कोई रास्ता नहीं है। रोबोट से बातचीत, दया या ध्यान भटकाने का कोई तरीका नहीं था। यह सिर्फ समय की बात थी। अगला धमाका कब होगा? इसी शुद्ध डर के पल में 2 रूसी सैनिक भूमिगत आश्रय से बाहर निकले, हाथ में जल्दी से लिखा हुआ एक गत्ता पकड़े हुए। गत्ते पर लिखा था, हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। और इस घटना ने कुछ और भी दिलचस्प दिखाया। क्या आप देख रहे हैं कि सैनिकों ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? एक ड्रोन के कैमरे के सामने जो उनके ऊपर मंडरा रहा था। एक बार सोचिए, एक मशीन सचमुच युद्धबंदियों को पकड़ रही थी और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। खैर लगभग कभी नहीं, क्योंकि एक ऐतिहासिक मिसाल है जो इस तुलना को और भी रोचक बना देती है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सैनिकों ने फेलाका द्वीप पर एक अमेरिकी पायनियर ड्रोन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इस मामले में वे उस ड्रोन के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे जो युद्धपोत USS मिसौरी पर मानव तोपचियों के लिए एक जोड़ी आंखों की तरह काम कर रहा था। ड्रोन संचार उपकरण के रूप में काम कर रहा था। खार्किव में रूसी सैनिकों ने ड्रोन के सामने आत्मसमर्पण किया। मशीन अब सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि युद्ध की एजेंट और खुद दुश्मन बन गई थी। यह युद्ध की प्रकृति में मौलिक परिवर्तन दिखाता है। 3 दशकों में ड्रोन का उपयोग सैनिकों के विस्तार से लेकर उनके स्थानापन्न के रूप में करने तक का सफर हमने तय किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आत्मसमर्पण के बाद रूसी सैनिकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक छोटा मैविक ड्रोन इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी ऑपरेटरों ने दूर से निर्देश दिए और सैनिकों ने मैविक ड्रोन का ठीक पालन किया और जमीन पर डॉल्फिन की मुद्रा में लेट गए। केवल इसके बाद यूक्रेनी पैदल सेना ने आगे बढ़कर उस स्थान पर कब्जा किया। अंतिम परिणाम एक पूरी तरह से सामरिक जीत थी, जिसमें यूक्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ और यूक्रेनी सैनिकों या रक्षात्मक पक्ष की कुकुचा नहीं गई। मैं जानता हूं कि कई लोग सोच रहे होंगे, यूक्रेन ने यह तकनीक कैसे विकसित की? और यहीं इस कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा आता है।
टार्गन यूक्रेन की टार्गुन कंपनी द्वारा निर्मित होता है। यह रोबोट 200 किलो तक का भार उठा सकता है। इसकी नियंत्रण सीमा 2 किमी तक है और यह 48 घंटे तक स्टैंड बाय में रह सकता है। युद्ध के मैदान में सैनिक इस ड्रोन की तिलचट्टे जैसी मजबूती और इसके सरल व अनुकूलनीय डिजाइन की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह है कि यह रोबोट कैसे बनाया गया। क्या आपने उस यूनिट के बारे में बताया था जिसने वह ऐतिहासिक ऑपरेशन किया था? कंपनी का पलटन, ड्यूस एक्स माकिना। तो उसी यूनिट के कमांडर, जिनका कोडनेम मकार है, टार्गन के विकास के पीछे वही है। नया सैन्य उपकरण प्राप्त करने में आमतौर पर सालों का समय लग जाता है, क्योंकि इसमें मंजूरी, परीक्षण और कागजी कार्रवाई शामिल होती है। यह एक धीमा और जटिल प्रक्रिया है। यूक्रेन ने कुछ अलग किया। मकार और उनकी टीम टार्गन बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं। युद्ध के मैदान में रोबोट का परीक्षण करते समय जब उन्हें लगता है कि सुधार संभव है, तो वे सीधे फैक्ट्री को फोन करते हैं। कुछ ही हफ्तों में रोबोट संशोधित होकर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। यह अनुकूलन की गति यूक्रेन को बहुत बड़ी बढ़त देती है, क्योंकि वे अपने उपकरणों को युद्ध की गति से विकसित कर सकते हैं, न कि नौकरशाही की गति से। अब इसकी तुलना पारंपरिक सेनाओं के कार्य करने के तरीके से करें। सामान्यतः इसमें वर्षों का विकास, परीक्षण व प्रशासनिक अनुमोदन लगता है। दूसरी ओर यूक्रेन ने एक अलग नवाचार संस्कृति विकसित की है, जहां अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जहां अन्य सेनाएं ऊपर से आदेश और उपकरणों का इंतजार करती हैं, वहीं तीसरी असॉल्ट ब्रिगेड ने अपने खुद के ग्राउंड रोबोट ऑपरेटरों का स्कूल बना लिया है। वे न तो सिद्धांत लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं और न ही उपकरण किसी केंद्रीय कमांड से दिए जाने का। वे सिद्धांत लिख रहे हैं, उपकरण विकसित कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। यह एक विशाल राष्ट्रीय रणनीति का अंग है। यूक्रेन में ड्रोन का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया है। वे 2024 में प्रतिमाह 20,000 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से बढ़कर 2025 में प्रतिमाह 2 लाख तक पहुंच गए। लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक सभी प्रकार के 4 से 5 मिलियन ड्रोन बनाए जाए। यह सैन्य औद्योगिकरण का एक पूरी तरह से नया तरीका है। अब उत्पादन बड़े केंद्रीकृत कारखानों के बजाय तेज और वितरित निर्माण पर आधारित है। यूक्रेनियन अपने मानव रहित प्रणालियों को लेगो सेट्स की तरह बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खार्किव में हुए हमले के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा गया था। उन्होंने एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, एक कामिकाजे ग्राउंड रोबोट और एक टोही ड्रोन का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सोच अनुकूलनशीलता, गति और लागत कुशलता को पारंपरिक तरीके से एक महंगी और परिपूर्ण प्लेटफॉर्म की तलाश पर प्राथमिकता देती है। वहीं दूसरी ओर रूस विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है। युद्ध से पहले उन्होंने बड़े, जटिल और महंगे रोबोट्स में भारी निवेश किया था, जैसे कि उरान 9, जिसका सीरिया में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। ये रोबोट्स, जो परेड में बहुत अच्छे दिखते हैं, असली लड़ाई के लिए अनुपयुक्त साबित हुए हैं और यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में लगभग नदारद हैं। अब रूस छोटे और सस्ते रोबोट्स के साथ यूक्रेनी मॉडल की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे इस दौड़ में बहुत देर से पहुंचे हैं। और यह हमें इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले जाता है। ये रोबोट्स युद्ध के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं? यह यूक्रेन के लिए युद्ध की गणना को पूरी तरह बदल देता है। अगर वे इस क्षमता को बढ़ा पाते हैं, तो वे रूस को यूक्रेन की शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। यह एक तकनीकी घर्षण का युद्ध होगा, न कि मानवीय घर्षण का। यह पुतिन की युद्ध जीतने की योजना को पूरी तरह नष्ट कर देता है। दूसरा, यह यूक्रेन की वर्तमान में सबसे बड़ी रणनीतिक समस्या को हल करता है। उन्हें जनसांख्यिकीय कमी की भरपाई करनी थी। अब जब मशीनें सबसे खतरनाक मिशनों में सैनिकों की जगह ले रही हैं, तो यूक्रेनी सैन्य शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
तीसरा, यह युद्ध की मनोविज्ञान में मौलिक परिवर्तन का संकेत देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनोवैज्ञानिक बाधा टूट चुकी है। सैनिकों का रोबोट्स के सामने आत्मसमर्पण करना अब विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान में हकीकत है। और अंततः सब इंगित करता है कि यह केवल आरंभ है। यूक्रेन 2025 तक 15,000 जमीन पर चलने वाले रोबोट्स बनाकर मैदान में उतारने की योजना बना रहा है। कल्पना कीजिए, अगर इसे दसियों हजार गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, खार्किव की घटना सिर्फ एक सामरिक जीत से कहीं बढ़कर थी। यह सिद्ध करता था कि भविष्य का युद्ध अब आ गया है। यह यूक्रेन के युद्ध मैदानों में लिखी जा रही है। जब आप बिना पैदल सेना और नुकसान के लड़ाइयां जीत सकते हैं, तो आप सिर्फ रणनीति ही नहीं बदल रहे, आप युद्ध की परिभाषा बदल रहे हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह तकनीक वाकई में यूक्रेन में युद्ध की दिशा बदल सकती है? कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर इस वीडियो ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले विश्लेषण न मिस करें जो हमारे दुनिया को आकार दे रहे संघर्षों पर होंगे। इसे उनके साथ साझा करें जिन्हें आपको लगता है कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र की वास्तविकता समझनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।